हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो आज हम लोग क्या करते हैं भाई, सीजीएल एसएससी सीजीएल का 13 सितंबर का सैंपल पेपर देखते हैं। 13 सितंबर का, ठीक है ना भाई। हूबहू उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो अगर आपका आगे वाली शिफ्टों में सीजीएल के आगे वाली शिफ्टों में पेपर है, या आपका एग्जाम एमटीएस का आपका एग्जाम लगा हुआ है, या सीजीएल का हूबहू इसी तरह से एग्जाम लगा हुआ है, तो आपके लिए पेपर बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। तो ठीक है, जल्दी से इसको क्या करते हैं, पूरा 50 क्वेश्चन का सेट पेपर है। लगभग इसमें 49 क्वेश्चन, सॉरी 50 नहीं, एक क्वेश्चन कम है। 49 क्वेश्चन का सेट पेपर है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो फंस सकते हैं। यानी कि आपका सीजीएल का है या एमटीएस का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो पूरा एक तरह से वीडियो देखें, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। देखो 3 काल कौन से थे, आपको भी पता है, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की, तो ताम्र पाषाण काल ये कोई पाषाण काल नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, ताम्र पाषाण काल हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं नौ पाषाण युग को ही कहते हैं। ताम्र पाषाण काल किसको कहते हैं, नौ पाषाण युग को ही कहते हैं। इसमें क्या हुई थी, तांबे की खोज हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है प्रसिद्ध सिंधु नदी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं, तो इनकी जो खुदाई की थी राखल दास बनर्जी ने की थी। तो आर डी बनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो राखल दास बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। कब की थी, तो उन्होंने की थी 1922 ईस्वी में। कब की थी, 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है, निम्न में से किस वेद में संगीत संबंधित ज्ञान संग्रहित है। संगीत संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो अगर हम बात करते हैं संगीत से संबंधित जो ज्ञान है, वो तुम्हारा सामवेद में है। सामवेद में संगीत से संबंधित तुम्हारा ज्ञान है। और आगे बात करते हैं सामवेद की, तो सामवेद में लगभग तुम्हारे 1875 ऋचाएं हैं। क्या है भाई, 1875 ऋचाएं हैं इस पे, सामवेद पे। ठीक है। और बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, किताब उल हिंद एक किताब है। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहासकार ने लिखी है। तो ये किसने लिखी आपको बताना है। तो देखो आपको बताएं, किताब इल हिंद की बात करते हैं, तो ये किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है अल बरूनी ने। अल बरूनी ने लिखी है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अल बरूनी ने लिखी है। कब लिखी गई थी, ये लगभग लिखी थी 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 11वीं शताब्दी में ये किताब लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हम्पी का विच सॉरी हाँ विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। जो हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है, ये किसके संबंधित है, समर्पित है। तो आपको बता दें, ये जो तुम्हारा एक तरह से मंदिर है, तुंगभद्रा नदी है। ठीक है। कहाँ पर है, तुंगभद्रा नदी, ये तुम्हारी कर्नाटक में बहती है तुंगभद्रा नदी। तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बना हुआ है। और ये जो समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव को समर्पित है। ये हम्पी का है, कहाँ पर बना हुआ है, कर्नाटक में बना हुआ है। कर्नाटक कहाँ पर बना हुआ है भाई, कर्नाटक में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने। और एक बात बता दें भाई, देखो अपनी क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर जीएस के सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हो। जीएस के सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लो, चाहे आप कर लो एमटीएस की तैयारी, चाहे कर लो आप एमटीएस की तैयारी, यानी कि एसएससी के आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए प्लेलिस्ट बहुत ही उपयोगी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे खजाना एक खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। खजाना एक खाना की उपाधि अगर बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बैरम खां। बैरम खां को खजाना एक खाना उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है। आगे का बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
के समय भारत का शासक कौन था? बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, अगर हम बात करते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1599 में स्थापना इसकी हुई थी। और कहाँ पर हुई थी भाई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक तरह से क्या हुई थी, मान लो आप इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि एक बात बताएं आपको कि ये जो एक मर्चेंट एडवेंचर के नाम का एक दल था, और उसी दल ने द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन की जो कंपनी थी उसी के साथ मिलकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। ठीक है, अगर बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासन काल कौन था? अब आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी दिसंबर 1600। दिसंबर 1600 की अगर बात करते हैं तो दिसंबर 1600 में ये भारत पे व्यापार करने लगे थे। तो आप अगर बात कर सकते हो तो आप 1600 भी बता सकते हो। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर इसका एक तरह से बी हो जाएगा। उस समय भारत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो इसके उस समय शासक कौन थे? वो थे तुम्हारे अकबर जी शासक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है मई 1857 में नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो नवाब की जो पत्नी थी, इन्होंने हजरत महल की बेगम का जो एक तरह से नेतृत्व किया था, वो किसने कहाँ पर किया था? तो इनका जो नेतृत्व था ये था अवध में। अवध में इन्होंने नेतृत्व किया था। अगर हम बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो हम बता देते हैं। अगर बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था भाई? बहादुर शाह जफर ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बता देते हैं दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। लखनऊ की बात करें हम लोग, ठीक है, तो लखनऊ की बात करें या बात करें हम लोग अवध की, लखनऊ या अवध की बात करें तो अभी अभी बताया हमने बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने तुम्हारा एक तरह से नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कानपुर से। कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो जाकर नाना साहेब ने। नाना साहेब ने कानपुर से आपका नेतृत्व किया था। इसके बाद बात करते हैं झांसी से। तो झांसी से जो नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था भाई? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था 1857 की क्रांति में नेतृत्व। इसके बाद इलाहाबाद की अगर बात करें हम लोग, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से जो नेतृत्व किया था लियाकत अली खान ने किया था। लियाकत अली खान ने किया था। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका इसका जो राइट आंसर क्या होगा भाई? अब महारानी हजरत ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद कहाँ किया था? अवध में भी किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ड में सप्तऋषि नाम झंडा लहराया था? तो सप्तऋषि नाम झंडा किसने लहराया था भाई? तो हम ज्यादा भी टाइम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि बिल्कुल आंसर बताते चल रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैडम कामा ने, कामा ने झंडा लहराया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगर बात करते हैं इन्होंने कब लहराया था, तो इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में देना है। कमेंट में जल्दी से बताना है इन्होंने कब लहराया था। डेट बतानी है भाई। सन तो उस पर लिखा हुआ है, अगस्त में लहराया था, सितंबर में लगाया था, कब लहराया था आपको सिर्फ महीना या डेट बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है। तो न्यूनतम आयु कितनी है भाई सरकार द्वारा निर्धारित? तो न्यूनतम आयु की अगर बात करते हैं तो ये है तुम्हारी तुम्हारी क्या है भाई? 14 वर्ष। 14 वर्ष न्यूनतम आयु है। और ये अनुच्छेद इस पे लिखा ही है। अनुच्छेद कितना है? 24 है। और ये अधिनियम की बात करते हैं तो अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था या अधिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है। अनुच्छेद जो 5 से 11 संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? नागरिकता से संबंधित है। ये तुम्हारा देखो एक तरह से भाग 2 में है। कितने में है भाई? नागरिकता का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद जो 5 से 11 है ये किस भाग में है? भाग 2 में है। अगर हम बात करते हैं भाग 1 की, तो भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में क्या है भाई? भाग 1 में क्या है? भाग 1 में जो अनुच्छेद है 1 से 4 तक है। और इस पे है क्या? संघ संघ और संघ और उसका
राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। ठीक है, भाग अगर हम 3 की बात करें तो भाग 3 की अगर बात कर लें हम लोग, भाग 3 में क्या है भाई, तो भाग 3 की अगर बात करें तो पहली बात भाग 3 12 से 35 तक है, और भाग 3 में है क्या, वो है मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करते हैं भाग 4 में 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं भाई। लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाई, ये तुम्हारा है अनुच्छेद, तुम्हारा अनुच्छेद 112। बजट किस अनुच्छेद में है भाई, 112 अनुच्छेद में है। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगर बात करें बजट, तो ये तुम्हारा फरवरी माह में पेश किया जाता है, केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कई बार क्वेश्चन में बजट का पेश कौन पेश करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री तुम्हारा बजट पेश करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। लिखा है राज्यसभा को डैश के नाम से जाना जाता है। देखो राज्यसभा की अगर बात करें हम लोग, तो राज्यसभा को जो उच्च सदन के नाम से जानते हैं, राज्यसभा को जानते हैं कौन सदन से नाम से, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से आता है। लोकसभा को किस नाम से आता है, लोकसभा। लोकसभा को जानते हैं हम लोग निम्न सदन के, लेकिन राज्यसभा लेकर तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो अगर बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है। द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है, तो द्विसदनी विधानसभा की अगर बात करते हैं, लिखा है विधायकों को 4 अलग विधानसभा में बांटना, विधायकों को एक विधानसभा में वर्गीकृत किया जाता है, विधायकों को 2 विधानसभाओं में बांटा जाता है, या विधायकों को 8 अलग अलग विधानसभा में बांटा जाता है। तो भैया अगर बात करते हैं हम लोग कि द्विसदनी विधानसभा का क्या मतलब है, तो द्विसदनी जो विधानसभा है इसका जो मतलब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है। तो निर्वहन की अगर बात करते हैं कौन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग करता है निर्वहन। ठीक है ना भाई, निर्वहन कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। अनुच्छेद अगर बोल दे तो अनुच्छेद 224 है, 224 है। अगर बात करते हैं कब से कर रहा है, तो 25 जनवरी 1950 से करता है। लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल संबंधित है। जो उस भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें जो वित्तीय आपातकाल संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360। 360 में क्या है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 360 है इसमें क्या है, वित्तीय आपातकाल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की बात करते हैं। लिखा है आकाशगंगा की निकटतम स्माइल गैलेक्सी कौन सी है। तो आकाशगंगा की जो निकटतम स्माइल जो गैलेक्सी है वो तुम्हारी है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी यानी कि एंड्रोमेटा गैलेक्सी। एंड्रोमेटा गैलेक्सी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का आकार कैसा है, अरे बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्या है, चपटा और गोल है, चपटा और गोल है, कुछ इस तरह से अपनी पृथ्वी बनती है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। अवसादी चट्टानों का एक प्रकार कौन सा है, तो बलुआ पत्थर है, स्टेल है, ग्रेनाइट है, लिग्नाइट है। तो अगर हम बात करते हैं बलुए पत्थर की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बलुए पत्थर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सॉरी अवसादी चट्टानों की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर। देखो अग्नेय चट्टानों की अगर बात करते हैं, देखो हम इस पे आपको अलग अलग लिख देते हैं। तुम्हारी जो अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानों के कौन से प्रकार होते हैं, एक तो बलुआ पत्थर होता है, दूसरा क्या होता है भाई, चूना पत्थर। दूसरा क्या होता है, चूना पत्थर तुम्हारा इसका प्रकार है। आगे हम बात करते हैं अवसादी चट्टानें, ये तो हो गया अवसादी चट्टान, सॉरी आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं।
आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने जो होती हैं उनके जो प्रकार होते हैं ग्रेनाइट होते हैं। देखो ग्रेनाइट ऑप्शन में ये किसका है भाई, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट तुम्हारा है एक तरह से आग्नेय चट्टानों का, ठीक है ना। बोसाल्ट, बोसाल्ट ऑप्शन में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, तो बोसाल्ट हो जाएगा तुम्हारा इसका ही, बोसाल्ट हो जाता है तुम्हारा। इसके बाद लिखा है डायोराइटर, डायोराइट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, तुम्हारा एक और चट्टान होती है तुम्हारी, कौन सी, कायंत्रित चट्टान, कायंत्रित चट्टान के होते हैं तुम्हारे संगमरमर जो आते हैं वो कायंत्रित चट्टान में आते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने आपको लिखा दी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है। तो वायुमंडल में जो तड़ित गैस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा अगर वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन है। कितना है, 78%, 78% सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज भाई मालूम है ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, मात्र 25 क्वेश्चन कराएंगे। कितने क्वेश्चन कराएंगे, मात्र 25 क्वेश्चन ही कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। 25 क्वेश्चन करा लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है भाई। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जीके जीएस एनालिसिस लिखा हुआ है, एक तरह से सैंपल पेपर है भाई, एनालिसिस नहीं होना चाहिए, ज्यादा गलत लिख गया है, सैंपल पेपर होगा, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। देखो अगर बात करते हैं थार का मरुस्थल, अगर हम बात करते हैं थार का मरुस्थल तो ये भारत में स्थित है ही है भाई, सिंधु घाटी का मरुस्थल। ये देखो अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी मरुस्थल की अगर बात करते हैं, देखो ये अपना किस तरह से ये बना हुआ है भैया, ये बना हुआ है भारत, ठीक है भाई। ये क्या बना हुआ है अपना, इस तरह से कुछ बनता है भाई भारत अपना, ठीक है भाई। ये हो गया अपना भारत, ठीक। तो ये जो यहाँ वाला जो एरिया होता है ये होता है पाकिस्तान का, यहाँ पर क्या है सिंध का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी भूमि, सबसे लंबी भूमि साझा करता है। तो कौन सा है भाई, भूटान, सॉरी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितनी भूमि साझा करता है भाई, तो बांग्लादेश के साथ 4096 के आसपास भूमि साझा करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सरल है, आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24 और 25 नंबर। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। अगर महेंद्रगिरी की पर्वत की बात करें तो महेंद्रगिरी पर्वत तुम्हारा उड़ीसा में है। कहाँ पर है भैया, उड़ीसा पे है एक तरह से। ये देखो अपना इंडिया बना हुआ है ये इस तरह, तो यहाँ पर क्या है भाई, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की चोटी है तुम्हारा महेंद्रगिरी। इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं महेंद्रगिरी की तो लगभग 1510 मीटर। वैसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची तो अन्नामुलाई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसकी जो ऊंचाई है 1510 मीटर है, और यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है भाई। अगर बात करते हैं हम तो ये कहाँ पर भाई, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है। त्रिसंधि का निर्माण कौन सा पर्वतीय दर्रा करता है, दिफू, दिफू दर्रा है जो भारत और चीन के जो त्रिसंधि जो है उसका निर्माण करता है। तो भाई आज के 25 क्वेश्चन हमने बस यहीं तक कराएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अभी आज ही की बात करते हैं तो आज ही इसका हम एक और वीडियो डाल देंगे। तो अगर आपको देखना है तो दोनों वीडियो एक साथ देख सकते हो, एक वीडियो और डाल देंगे 13 सितंबर की, यही हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट का। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, तो अभी करा देंगे सेकंड शिफ्ट का 13 सितंबर का, ठीक है भाई। तो ये मतलब ये फर्स्ट शिफ्ट, सॉरी शिफ्ट तो चली नहीं, सैंपल पेपर है, पहला सैंपल पेपर ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकंड करा देंगे, ठीक है, सेकंड करा देंगे सैंपल पेपर आज ही। तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा भाई, 25 क्वेश्चन कराने में काफी समय लग गया, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।